तो चलिए, आज हम चलते हैं विक्रम सेठ के साथ काठमांडू की गलियों में। ये एक ऐसी जगह की कहानी है ना, जहां जबरदस्त हलचल और गहरी शांति दोनों एक साथ मिलते हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जो एक पल में आपको कंफ्यूज कर दे और अगले ही पल गजब का सुकून भी दे जाए। कभी हुआ है ऐसा कि आप किसी जगह पर खड़े हों और एक तरफ कानों में भयंकर शोर गूंज रहा हो और दूसरी तरफ मन को एकदम शांत कर देने वाला सुकून हो? विक्रम सेठ के लिए काठमांडू बिल्कुल यही एक्सपीरियंस था। तो फिर तैयार हो जाइए, हम एकदम लेखक के पीछे पीछे चलेंगे और इस शहर को उनकी नजरों से देखेंगे। और पता है हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है? दो बहुत ही अलग लेकिन बेहद पवित्र जगहों से। तो हमारी पहली मंजिल है पशुपतिनाथ मंदिर। और मैं बता दूं, यहाँ का अनुभव किसी शांत पीसफुल तीर्थ यात्रा जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ का माहौल कुछ और ही है। विक्रम सेठ इस माहौल को बस दो शब्दों में समझा देते हैं: तीव्र भ्रम। इंग्लिश में वो कहते हैं फेब्राइल कन्फ्यूजन। मतलब एक ऐसा कन्फ्यूजन जो बुखार की तरह चढ़ जाए। ये वो जगह है जहां आपके हर सेंस पर एक साथ अटैक होता है। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। पुजारी हैं, फेरी वाले हैं, भक्त हैं, टूरिस्ट हैं, गायें, बंदर, कुत्ते सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लोग दर्शन के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं और उधर देखो, दो बंदर लड़ते लड़ते शिवलिंग पर ही कूद पड़ते हैं। एक तरफ पवित्र बागमती नदी के किनारे किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ फॉरेनर्स अंदर जाने के लिए गार्ड से बहस कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से कियोस है, अफरा तफरी। और जानते हैं, इसी शोर शराबे के बीच गहरी आस्था का एक प्रतीक भी है। नदी के किनारे एक छोटा सा आधा डूबा हुआ मंदिर। और मान्यता यह है कि जब ये मंदिर पूरी तरह पानी से बाहर आ जाएगा तो धरती पर से कलयुग का अंत हो जाएगा। ये जो कहानी है ना, इस जगह को एक अलग ही माइथोलॉजिकल टच देती है। ओके, तो अब पशुपतिनाथ के उस भयंकर शोर से निकलकर हम एक बिल्कुल बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए अब चलते हैं बौद्धनाथ स्तूप। और ये फर्क जरा महसूस कीजिए। एक तरफ पशुपतिनाथ का तीव्र भ्रम और दूसरी तरफ बोधनाथ का शांत एहसास। कहाँ वो बेहिसाब भीड़ और कहाँ ये खुलापन। कहाँ वो जल्दबाजी और कहाँ ये सुकून का ठिकाना। लेखक के लिए काठमांडू का असली चेहरा इसी कॉन्ट्रास्ट में छिपा था। बोधनाथ स्तूप का नज़ारा ही एकदम शांत है। सोचिए, एक बहुत बड़ा सफ़ेद गुंबद जिसके चारों ओर एक सड़क है और इस सड़क पर छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें से ज़्यादातर तिब्बती अप्रवासियों की हैं। यहाँ आपको तिब्बती प्रिंट्स और चांदी के गहने मिलेंगे। ये जगह सच कहूँ तो बिजी सड़कों के बीच एक शांत आइलैंड जैसी है। तो इन पवित्र जगहों से निकलकर अब हम उतरते हैं काठमांडू की धड़कती हुई गलियों में, जहां शहर की असली लाइफ है। और काठमांडू की गलियां, ये तो आपके हर सेंस पर एक साथ हमला करती हैं। देखिए, एक तरफ फूलों से सजे मंदिर, फल वाले, बांसुरी वाले, कॉस्मेटिक्स और तांबे के बर्तनों की दुकानें। और अब सुनिए, कानों में गूंजते फिल्मी गाने, गाड़ियों के हॉर्न, साइकिल की घंटियां और फेरी वालों की आवाजें। यहाँ जिंदगी, बिजनेस और धर्म सब एक साथ धड़कते हैं। तो इस माहौल में लेखक भी खुद को रोक नहीं पाते। वो सबसे पहले खरीदते हैं बादाम से बनी एक मीठी बर्फी, मार्जिपन। और फिर उनकी नजर पड़ती है फुटपाथ पर, कोयले की अंगीठी पर भुने जा रहे भुट्टे पर। अरे, उस महक की कल्पना कर सकते हैं? गर्मा गर्म भुट्टे पर नमक, मिर्च और नींबू। वाह, क्या जबरदस्त स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस है। और ये सब वो गटक जाते हैं कोका कोला और एक अजीब से मिचली लाने वाले ऑरेंज ड्रिंक के साथ। है ना लोकल और ग्लोबल का परफेक्ट मिक्स? यही तो है काठमांडू का स्ट्रीट कल्चर। तो अब तक की जो यात्रा थी वो थी सेंसेस की, देखना, सुनना, स्वाद लेना। लेकिन अब लेखक का सामना एक ऐसे एक्सपीरियंस से होता है जो बहुत गहरा है। एक ऐसी मुलाकात जो उनकी इस पूरी यात्रा को एक नया मतलब दे देती है। और फिर इस सारे शोर के बीच लेखक की नज़र एक बांसुरी वाले पर पड़ती है। वो दूसरे फेरी वालों की तरह चिल्ला चिल्ला कर सामान नहीं बेच रहा। नहीं, वो बस एक कोने में खड़ा है और शांति से अपनी धुन में मगन है। उसके हाथ में एक पोल है जिससे बांसुरियां ऐसे निकली हैं जैसे किसी साही के कांटे हों। और उसे देखकर लगता ही नहीं कि उसे बेचने की कोई जल्दी है। वो तो बस अपनी धुन में खोया हुआ है। और उस बांसुरी की धुन सुनते ही
लेखक को एक बहुत गहरा एहसास होता है। उन्हें लगता है कि बांसुरी की आवाज सुनना मतलब पूरी इंसानियत से जुड़ जाना। लेकिन ऐसा क्यों? क्या खास है इस आवाज में जो इतनी यूनिवर्सल है? चलिए इसे समझते हैं। पहली बात, बांसुरी दुनिया के हर कल्चर में मौजूद है, चाहे वो जापान की शाकुहाची हो या हमारी हिंदुस्तानी बांसुरी। दूसरी बात, इसे बजाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सांस की। और सांस क्या है? जीवन ही तो है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, इसकी धुन इंसानी आवाज़ के उतार चढ़ाव जैसी लगती है, जैसे कोई गाकर अपनी फीलिंग्स बता रहा हो। और यही तो बांसुरी का जादू है ना कमाल की बात? हर बांसुरी अपने कल्चर के लिए खास है, बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी आत्मा पूरी तरह से यूनिवर्सल है। वो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। अपनी इतनी लंबी यात्रा के बाद लेखक खुद हैरान होते हैं कि एक मामूली से बांसुरी वाले जैसी छोटी सी बात ने उन पर इतना गहरा असर कैसे डाल दिया। पर शायद यही तो यात्राओं का मैजिक है ना? वो हमें सिर्फ नई जगह नहीं दिखाती, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया भी देती हैं। तो यही सवाल अब हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा संगीत है जो आपके लिए हर सरहद और हर कल्चर से परे सीधा दिल से बात करता है? इस पर जरूर सोचिएगा।